हेलो फ्रेंड्स, लर्नर्स लिंक चैनल पर आप सबका स्वागत है। जनरल साइंस की इस सीरीज में आज हम रेडियो एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। यह इस टॉपिक का पार्ट 1 होगा, जिसमें हम रेडियो एक्टिव डिके, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेज के बारे में पढ़ेंगे। बीटा डिके प्रोसेस और गामा डिके प्रोसेस को समझेंगे। पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में अल्फा, बीटा या गामा सोर्स को रखने पर उन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसे समझेंगे। फ्लोरोसेंस इफेक्ट को देखेंगे और फिर अंत में हम अल्फा, बीटा, गामा रेज के डिफरेंस को समझेंगे, जिसे हम एक टेबल के थ्रू समझेंगे। और वो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जहां से एग्जाम में अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और फिर अंत में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके अलावा लर्नर्स लेन पर कंप्यूटर की एक सीरीज चल रही है और इंग्लिश वोकैब की भी एक सीरीज चल रही है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो यदि अभी तक आपने मेरे उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज उन वीडियोस को भी जरूर देखें। और यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। रेडियो एक्टिव डिके, इसे हम न्यूक्लियर डिके, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन और न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन के नाम से भी जानते हैं। तो एग्जाम में इसमें से कोई से भी नाम आए तो हमें समझना है कि वो रेडियो एक्टिव डिके के बारे में बात हो रही है। रेडियो एक्टिव डिके एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस रेडिएशन के थ्रू अपनी एनर्जी को लूज करता है और स्टेबल फॉर्म में आने की कोशिश करता है। एटॉमिक न्यूक्लियस क्या होता है कि जो कोई भी एटम होता है उसमें एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और इसके न्यूक्लियस के चारों ओर जो शेल्स प्रेजेंट होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। रेडियो एक्टिव जो प्रोसेस है वो रैंडम भी हो सकता है, नेचुरली भी हो सकता है और ह्यूमंस के द्वारा क्रिएट भी हो सकता है। इसका एक एग्जांपल है न्यूक्लियर रिएक्टर। नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिव डिके किस में शो होता है? उनके एग्जांपल हैं यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, पोलोनियम, प्लूटोनियम, एटसेट्रा। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, RAM। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनके पास एक अनस्टेबल एटम होता है, जो कि विकिरणों को उत्सर्जित कर डिके होकर एक स्टेबल एटम को फॉर्म करने की कोशिश करता है। ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल। रेडियो एक्टिविटी अनस्टेबल एटम के द्वारा शो की जाती है। एक एटम अनस्टेबल हो सकता है यदि उसके न्यूक्लियस में एक्सेस अमाउंट में इंटरनल एनर्जी हो या फिर एक्सेस अमाउंट में न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन हो, तो वो रेडियो एक्टिविटी शो करेगा। हेनरी बैकवेल ने रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर की थी, लेकिन ये उन्होंने एक्सीडेंटली डिस्कवर की थी। मतलब उस समय वे किसी और चीज पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर हो गई थी। नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस के दौरान या तो न्यूट्रॉन का या प्रोटॉन का या दोनों का लॉस होता है, जिससे फिजिकल चेंज भी आता है। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में बदल जाता है और एक लार्ज अमाउंट में एनर्जी एमिट होती है। नेक्स्ट है, जो ये एबिलिटी है रेडिएशन एमिटिंग की, इसे हम बेक्वेल यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है, जितने भी एटॉमिक नंबर हैं 83 से ज्यादा वाले, वे सभी रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर 83 से कम होते हैं, वो भी रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं, लेकिन 83 से ज्यादा वाले तो सभी रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। नेक्स्ट है, 3 ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिके आर अल्फा डिके, बीटा डिके एंड गामा डिके। इन सभी को हम अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अल्फा पार्टिकल्स, कुछ रेडियो न्यूक्लियाइड्स रेडियो एक्टिव डिके के दौरान अल्फा पार्टिकल एमिट करते हैं। इसे हम बोलते हैं अल्फा डिके। जो अल्फा पार्टिकल का न्यूक्लियस होता है वो हीलियम एटम के न्यूक्लियस के समान होता है। हीलियम एटम को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं 4 हीलियम 2। यहाँ पे जो 4 होता है वो मास नंबर को बताता है, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। जो 2 होता है वो एटॉमिक नंबर को बताता है, जो कि प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। इसका मतलब हीलियम में 2 तो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है वो मास नंबर में से प्रोटॉन की संख्या घटाने से हमें ज्ञात होगा।
यानी 4 - 2 प्रोटॉन करेंगे इक्वल टू आएगा 2 न्यूट्रॉन। तो हीलियम के जो न्यूक्लियस है उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इसी तरीके से अल्फा पार्टिकल में भी 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि अल्फा पार्टिकल का जो न्यूक्लियस है वो हीलियम एटम के न्यूक्लियस के समान होता है। नेक्स्ट है जो प्रोटॉन होता है वो उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो उदासीन होते हैं। मतलब ना ही उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही उन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ऑल ओवर अल्फा पार्टिकल पे +2 चार्ज होता है और इसका मास होता है 4, 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। इसके जो सिंबल हैं वो है अल्फा, अल्फा+2, हीलियम+2, 4 हीलियम 2 और 4 अल्फा 2। नेक्स्ट है जब भी कोई रेडियो एक्टिव डिके होता है और वो अल्फा पार्टिकल एमिट करता है तो एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज होता है और जो एटॉमिक मास है वो 4 से डिक्रीज होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल होता है उसका मास नंबर है 4 और जो प्रोटॉन नंबर है या एटॉमिक नंबर है वो है 2। अब ये तो जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बाहर निकल गया है, तो जो भी नया बनेगा उसमें 4 तो मास नंबर की कमी होगी और जो 2 है वो एटॉमिक नंबर में कमी होगी। नेक्स्ट अल्फा सोर्स या फिर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिससे अल्फा पार्टिकल का एमिशन होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। एमरिशियम 241 जो कि स्मोक डिटेक्टर में भी यूज किया जाता है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 95 और इसका मास नंबर होता है 241। ये जब डिके होता है और अल्फा पार्टिकल का एमिट करता है तो यह चेंज होता है नेपटूनियम 237, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर है 93 और जो मास नंबर है वो है 237। 241 में से 4 कम करेंगे तो 237 मिलेगा और जब 95 में से 2 माइनस करेंगे तो 93 मिलेगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल एमिशन में मास नंबर में 4 में कमी होती है और जो एटॉमिक नंबर है उसमें 2 में कमी होती है। अल्फा डिके मोस्टली हैवी एलिमेंट्स में होता है जैसे यूरेनियम में, रेडियम में। नेक्स्ट है अल्फा पार्टिकल्स गेट स्कैटर्ड व्हाइल पासिंग थ्रू द थिन माइका और गोल्ड फॉइल्स। स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखर जाना। जैसे जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था उसमें जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था उसमें भी उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स का यूज किया था, जिसमें जब वो न्यूक्लियस के एटम के न्यूक्लियस से टकराते थे तो वो स्कैटर्ड हो जाते थे। नेक्स्ट है बीटा पार्टिकल। इसे हम बीटा रे या बीटा रेडिएशन भी बोलते हैं। ये हाई एनर्जी की और हाई स्पीड वाले इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन होते हैं जो कि रेडियो एक्टिव डिके के दौरान जब बीटा डिके होता है तब न्यूक्लियस द्वारा एमिट किया जाता है। इसका सिंबल होता है इस तरीके का बीटा। यहाँ पर देर आर 3 कॉमन फॉर्म्स ऑफ बीटा डिके। बीटा माइनस डिके जिसे हम इलेक्ट्रॉन एमिशन भी बोलते हैं, बीटा प्लस डिके जिसे हम पॉजिट्रॉन एमिशन भी बोलते हैं एंड थर्ड है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। बीटा डिके प्रोसेस में पहला है बीटा माइनस डिके या इलेक्ट्रॉन एमिशन। इसके सिंबल इस तरीके के होते हैं। जो बीटा माइनस डिके है वो न्यूट्रॉन रिच एलिमेंट्स में होता है। इसमें जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है तो इसके साथ न्यूक्लियस द्वारा एक इलेक्ट्रॉन और ऑलमोस्ट मासलेस पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो का एमिशन होता है। ये इसकी एक जनरल इक्वेशन है जिसमें n का मतलब है न्यूट्रॉन जो कि चेंज हो रहा है प्रोटॉन में और साथ में इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो का एमिशन भी होता है। इसका एक एग्जांपल है जब स्ट्रोंशियम 90 में बीटा माइनस डिके होता है तो वो बनाता है यट्रियम 90। यहाँ पे स्ट्रोंशियम 90 में 90 इसका मास है जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है और जो 38 है वो स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन की संख्या है और यट्रियम में 90 इसका मास है और जो 39 है वो यट्रियम का एटॉमिक नंबर है। चूंकि जो बीटा माइनस डिके है उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो रहा है, इसका मतलब कोई भी न्यूट्रॉन या प्रोटॉन न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकल रहा है, तो जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का टोटल सम है उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ पर मास नंबर चेंज नहीं हुआ है। लेकिन जो न्यूट्रॉन है वो चेंज हो गया है प्रोटॉन में। इसका मतलब न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में चेंज होगा तो प्रोटॉन की संख्या में तो वृद्धि हो जाएगी और न्यूट्रॉन की संख्या में कमी हो जाएगी।
तो यहाँ पे जो 38 लिखा है ये केवल प्रोटॉन की संख्या को दर्शाता है। तो प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसलिए यहाँ पर 38 39 हो गया है। जब भी बीटा माइनस पार्टिकल एमिट होता है तो एटॉमिक मास तो अनचेंज रहता है और जो एटॉमिक नंबर है वो 1 से इंक्रीज हो जाता है। इसका एक अन्य एग्जाम्पल है कार्बन 14, जो कि कार्बन का एक समस्थानिक है जिसमें 6 प्रोटॉन होते हैं और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। जब इसमें बीटा माइनस डिके होता है तो इसका जो एक न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में चेंज हो जाता है, जिससे न्यूट्रॉन में तो एक की कमी हो जाती है, ये 8 से 7 हो जाते हैं, और प्रोटॉन में एक की वृद्धि हो जाती है जो कि 6 से 7 हो जाता है, और साथ में एंटी न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। नेक्स्ट है बीटा प्लस डीके या पॉजिट्रॉन एमिशन। जो पॉजिट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन के ही समान होता है, बस उस पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। बीटा प्लस डीके में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होता है और इस प्रोसेस में न्यूक्लियस के द्वारा पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो का भी एमिशन होता है। चूंकि जो इस प्रोसेस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है, इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की टोटल सम में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए इसका मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता। लेकिन जो प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में बदल रहा है, इसलिए प्रोटॉन की संख्या तो कम हो जाती है और न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। तो जो रेडियो एक्टिव डिके होता है उसमें जो यहाँ जेड होता है वो प्रोटॉन की संख्या को दर्शाता है। तो बीटा प्लस डिके में प्रोटॉन की संख्या कम हो रही है, इसलिए यहाँ पर जेड माइनस 1 होता है। मतलब जो भी नया एलिमेंट बनता है उसमें मास नंबर तो अनचेंज रहता है और जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 से डिक्रीज हो जाता है। बीटा प्लस डीके केवल न्यूक्लियाई के अंदर होता है, जो कि इसमें जो डॉटर न्यूक्लियस होती है या फिर जिसे हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीके के दौरान जो नया एलिमेंट बनता है उसकी बाइंडिंग एनर्जी उसके पेरेंट न्यूक्लियस से ज्यादा होती है। इसका मतलब है जो कि जो डॉटर न्यूक्लियस है वो लोअर एनर्जी स्टेट में होता है और अधिक स्टेबल होता है। इसका एक एग्जांपल है कार्बन 10, जिसमें 6 प्रोटॉन होते हैं और 4 न्यूट्रॉन होते हैं। जब यह बीटा प्लस डीके करता है तो यह बोरोन 10 में चेंज हो जाता है, जिसमें 5 प्रोटॉन होते हैं, 5 न्यूट्रॉन होते हैं। बीटा प्लस डीके में एक प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में चेंज हो गया है, इसलिए 6 में से एक प्रोटॉन कम होके 5 हो गए और 4 न्यूट्रॉन में से एक बढ़कर 5 न्यूट्रॉन हो गया, और इसके साथ ही न्यूट्रिनो और पॉजिट्रॉन का एमिशन होता है। थर्ड है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। बीटा डीके की इस फॉर्म में इनर ऑर्बिटिंग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनस्टेबल न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होकर प्रोटॉन से कंबाइंड होते हैं और न्यूट्रॉन बनाते हैं। इस रिएक्शन को इस तरीके से लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिलकर बनाते हैं न्यूट्रॉन। जो इसमें इनर ऑर्बिटिंग ऑर्बिटल होता है वो साधारणतः के शेल से लिया जाता है, इसलिए इसे हम के कैप्चर भी कहते हैं। चूंकि जो इस रिएक्शन में है प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है, तो लेकिन टोटल नंबर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का है वो चेंज नहीं होता, इसलिए रेडियो एक्टिव डीके के दौरान जो नया एलिमेंट बनता है उसके मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता है। जबकि जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है तो प्रोटॉन में एक की कमी आती है और न्यूट्रॉन में एक की वृद्धि आती है। तो यहाँ पे जो जेड होता है उसे हम एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन की संख्या दर्शाते हैं। तो प्रोटॉन में एक की कमी आ रही है, इसलिए जो नया एलिमेंट बनता है उधर भी जेड में से एक माइनस होता है। इसका एक एग्जाम्पल है जब हम आयरन 55 मतलब जिसका मास नंबर है 55 और जिसके प्रोटॉन की संख्या है 26, जब इसमें इलेक्ट्रॉन कैप्चर वाली रिएक्शन होती है तो ये चेंज होता है मैग्नीज 55 में, जिसमें मास नंबर मैग्नीज का है 55 और जो इसका एटॉमिक नंबर है वो है 25। यहाँ पे मास नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ है, जबकि जो इसका एटॉमिक नंबर है वो एक कम हो गया है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर का जो सिग्निफिकेंस है वो है कि इससे जो एक्सरे रेडिएशन प्रोड्यूस होती है। ये किसी एटम का एक न्यूक्लियस है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। इसके चारों ओर शेल्स होते हैं। जो पहला शेल होता है उसे के शेल कहते हैं,
नेक्स्ट को एल शेल, उससे नेक्स्ट को एम शेल। इस तरीके के आगे कई शेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कैप्चर में जो साधारणतः जो शेल में के शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होता है और प्रोटॉन से जुड़कर न्यूट्रॉन में चेंज हो जाता है। तो जब यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाता है तो इधर एक होल क्रिएट हो जाता है और इस वैकेंसी को भरने के लिए जो बाहर की अन्य शेल है वहां से इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं तो जो रेडिएशन एमिट होती है उसे हम एक्सरे रेडिएशन बोलते हैं। नेक्स्ट है गामा रेज। डॉटर या पेरेंट न्यूक्लियस जब वे एक्साइटेड स्टेट में हो या फिर उनके पास एक्सेस ऑफ एनर्जी हो तो वो गामा रेज एमिट करते हैं। ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में निकलती है जो कि गामा रेडिएशन है। गामा रेज है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, कोई पार्टिकल नहीं है, जबकि अल्फा और बीटा पार्टिकल होते हैं जिनका मास होता है और जिन पे चार्ज होता है। लेकिन जो गामा रेज हैं वो एनर्जी है, इनका ना तो कोई मास होता है और ना ही इन पे कोई चार्ज होता है। इसका सिंबल इस तरीके का होता है। जो गामा डीके होता है उसमें ना तो एटॉमिक नंबर चेंज होता है और ना ही एटॉमिक मास चेंज होता है, क्योंकि उस गामा रेज है उनका ना कोई मास है ना कोई चार्ज है। गामा सोर्सेज हैं कोबाल्ट 60, सीजियम 137, टेक्नीशियम 99। टेक्नीशियम 99 एक यूजफुल गामा सोर्स है जिसका यूज मेडिसिन में ट्रेसर के रूप में किया जाता है। इसमें यह एक जो बीटा और गामा दोनों का कंबाइंड सोर्स है। इसका मतलब है कि इससे बीटा का उत्सर्जन भी होता है और गामा रेडिएशन भी निकलती हैं। इसको इसलिए चूज किया जाता है क्योंकि जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं वो कम हार्मफुल होते हैं अल्फा पार्टिकल की तुलना में, और जो इन टेक्नीशियम होता है उसकी शॉर्ट हाफ लाइफ होती है जिसके कारण ये जल्दी ही डिके हो जाता है। नेक्स्ट है गामा डीके प्रोसेस। गामा डीके दो फॉर्म्स में होता है। पहला है आइसोमेरिक ट्रांजिशन, दूसरा है इंटरनल कन्वर्जन। जो आइसोमेरिक ट्रांजिशन होता है इसमें अनस्टेबल न्यूक्लियस है जो एक्साइटेड स्टेट में होता है, जो कि अनएक्साइटेड स्टेट या ग्राउंड स्टेट में आने पर गामा रेडिएशन एमिट करता है जिससे वो स्टेबिलिटी गेन करता है। इसका एक एग्जांपल है टेक्नीशियम 99M। यहाँ पे जो M का मतलब होता है वो होता है मेटास्टेबल। जब टेक्नीशियम 99 एक्साइटेड स्टेट में होता है तो इसके पास एक्सेस ऑफ एनर्जी होती है और इस एक्साइटेड स्टेट को हम मेटास्टेबल स्टेट बोलते हैं। इसीलिए जब टेक्नीशियम एक्साइटेड स्टेट में होता है तो इसे 99M लिखा जाता है। जब ये ग्राउंड स्टेट में या अनएक्साइटेड स्टेट में आता है तो गामा रेज का एमिट करता है और फिर स्टेबिलिटी को गेन करता है। सेकंड है इंटरनल कन्वर्जन। इसमें जो अनस्टेबल न्यूक्लियस के पास एक्सेस ऑफ एनर्जी होती है वो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन को मोस्टली के शेल के या एल शेल के इलेक्ट्रॉन को दे दी जाती है, जिससे एनर्जी को इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल जाता है और वहां पे होल क्रिएट हो जाता है। फिर वो एक्सरे प्रोड्यूस की कैरेक्टरिस्टिक को दर्शाता है जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है पेनिट्रेटिंग पावर, मतलब भेदने की क्षमता। इसमें हम देखेंगे जो चार्ज पार्टिकल्स हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो किस सब्सटेंस को भेद के बाहर निकल जाती हैं और किन से रोकी जा सकती हैं। चार्ज्ड पार्टिकल जैसे अल्फा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे गामा रेडिएशन जब किसी सब्सटेंस से इंटरेक्ट करती हैं तो अपनी एनर्जी को लूज करती हैं जिससे उनकी स्पीड कम हो जाती है और वो रुक जाती हैं। कोई पार्टिकल जितना ज्यादा या जितना स्ट्रांगली एटम्स को आयोनाइज करता है उसकी पेनिट्रेटिंग पावर उतनी ही कम होती है, क्योंकि जो आयोनाइजेशन प्रोसेस होता है उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो पार्टिकल जितना स्ट्रांगली एटम्स को आयोनाइज करेगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा लूज हो जाएगी और जिससे उसे रोकना आसान हो जाएगा। जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर +2 चार्ज होता है जिसके कारण वे लार्ज अमाउंट में आयोनाइजेशन करते हैं, जिसके कारण उनकी एनर्जी लूज हो जाती है और उन्हें एक पेपर शीट से ही रोका जा सकता है। अल्फा पार्टिकल्स को रोकना आसान होता है जबकि जो गामा रेडिएशन है उन्हें रोकना कठिन होता है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि जो अल्फा पार्टिकल है उसे पेपर शीट से ही रोका जा सकता है, ये पेपर शीट को भेद के नहीं निकलती बाहर। जो बीटा पार्टिकल्स हैं
वो पेपर शीट को भेद के निकल जाती हैं, उन्हें एल्यूमिनियम की थिक प्लेट से रोका जा सकता है। जबकि जो गामा पार्टिकल्स हैं वो पेपर शीट को और एल्यूमिनियम को भी भेद के निकल जाती है। इसे हम सेवरल फीट ऑफ कंक्रीट और फ्यू इंचेस ऑफ लेड इससे रोक सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक प्लेट जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है और दूसरी प्लेट जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है। इस फील्ड के में जब भी कोई अल्फा सोर्स, गामा सोर्स या बीटा सोर्स गुजरता है तो उस पर क्या फर्क पड़ता है इसके बारे में अभी हम जानेंगे। जो अल्फा सोर्स होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो नेगेटिव प्लेट की ओर आकर्षित होता है, जबकि जो बीटा सोर्स होता है उस पे नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ आकर्षित होता है। लेकिन जो गामा सोर्स होता है उस पे ना ही नेगेटिव चार्ज होता ना ही पॉजिटिव चार्ज होता, इसलिए वो किसी भी तरफ डिफ्लेक्ट नहीं होता, वो सीधा निकल जाता है। जो अल्फा सोर्स होते हैं उनका मास बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जो उनका डिफ्लेक्शन होता है वो बीटा सोर्स की तुलना में कम होता है। जबकि जो बीटा पार्टिकल है उसका जो मास होता है वो अल्फा सोर्स की तुलना में कम होता है, इसलिए उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट। अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशन कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है जब इसमें से अल्फा, बीटा और गामा सोर्स गुजरता है तो जो अल्फा और बीटा होता है इन दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज होता है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड में भी ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होते हैं। लेकिन जो गामा रेडिएशन होती है इस पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए इसका डिफ्लेक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट है फ्लोरोसेंस। जो फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद उसे लोअर एनर्जी लेवल में कन्वर्ट करके एमिट करते हैं। जो ये एमिट की हुई लाइट का कलर होता है वो एब्जॉर्ब की हुई लाइट के कलर से डिफरेंट होता है। इसका दैनिक जीवन में फ्लोरोसेंट लैंप्स में या एलईडी लैंप में यूज किया जाता है। इसमें फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल की कोटिंग कर दी जाती है जो कि शॉर्टर वेवलेंथ यूवी लाइट को या ब्लू लाइट को कन्वर्ट करता है लॉन्गर वेवलेंथ वाली येलो लाइट में या फिर लोअर एनर्जी लेवल वाली लाइट में। जो अल्फा, बीटा, गामा पार्टिकल होते हैं जब वो फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करते हैं या उनसे टकराते हैं तो वे इस तरीके का इफेक्ट दिखाते हैं। इधर ये जो ब्लैक कलर की शीट है ये फ्लोरोसेंट शीट है, जिसपे कोई अल्फा, बीटा या गामा पार्टिकल टकराया तो इस तरीके के हमें धब्बे दिखाई देते हैं, इसे हम फ्लोरोसेंस इफेक्ट कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक टेबल प्रोवाइड करी जा रही है जो कि आपके एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें से अधिकांश एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो इसे आप ध्यान से समझिएगा। इसकी डिटेल हम वीडियो में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म में दी जा रही है ताकि आपको याद रखने में और समझने में आसानी हो। जैसे पहली प्रॉपर्टीज है कंपोजिशन। अल्फा पार्टिकल में 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं। बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है या एक पॉजिट्रॉन होता है और जो गामा रेज है वो एनर्जेटिक फोटोन होता है। नेक्स्ट इनके सिंबल को बताया गया है। नेक्स्ट मास बताया गया है, फिर इसमें चार्ज बताई गई है, इनकी स्पीड बताई गई है, आयोनाइजिंग एबिलिटी बताई गई है जो अल्फा पार्टिकल की सबसे ज्यादा होती है और गामा रेज में 0 होती है। पेनिट्रेटिंग पावर यानी भेदन करने की क्षमता को बताया गया है जो कि अल्फा पार्टिकल में सबसे कम होता है क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन सबसे ज्यादा होती है। और जो इसकी शील्डिंग इफेक्ट है या उन्हें किस चीज से रोका जा सकता है उसके बारे में लिखा है। फ्लोरोसेंस इफेक्ट के बारे में बताया गया है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इनका क्या असर पड़ता है और फिर बायोलॉजिकल डैमेज में क्या रोल है इनका, इस बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्व करेंगे ताकि हम जान सके कि हमने कितना सीखा है। जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिकेज द एलिमेंट डज नॉट चेंज। ऑप्शन ए अल्फा डिके, ऑप्शन बी बीटा प्लस डिके, ऑप्शन सी बीटा माइनस डिके, ऑप्शन डी गामा डिके। तो जब हमने गामा डिके के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि गामा है वो कोई पार्टिकल नहीं है, वेव होती है जिसपे ना तो कोई चार्ज होता है ना ही कोई मास होता है। इसलिए जो नया एलिमेंट बनता है रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस के दौरान उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, एन अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ ऑप्शन ए 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी 2 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन डी 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन।
तो जो अल्फा पार्टिकल का न्यूक्लियस होता है वो हीलियम एटम के न्यूक्लियस के समान होता है, जिसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, ए गामा रे फोटोन इज एमिटेड। ऑप्शन ए आफ्टर आयोनाइजेशन ऑफ एन एटम, ऑप्शन बी ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ ए न्यूट्रॉन इनटू ए प्रोटॉन in the nucleus, option C after de-excitation of a nucleus, option D due to conversion of a proton into a neutron in the nucleus। तो जब हमने गामा रेज के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था जब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक्साइटेड स्टेट में होता है और अपनी एनर्जी रिलीज कर डी एक्साइटेड स्टेट में आता है तो वो गामा रेज का एमिशन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी आफ्टर डी एक्साइटेशन ऑफ ए न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, गामा रे photons have no mass and no electric charge, B no mass and an electric charge of +1, C no mass and an electric charge of +2 and D no mass and an electric charge of -1। तो हमने जब गामा रेज के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि ना ही उसका कोई मास होता है ना ही उस पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर इन्वॉल्व्स। ऑप्शन ए एन इलेक्ट्रॉन कंबाइनिंग विद ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी एन इलेक्ट्रॉन कंबाइनिंग विद ए प्रोटॉन, ऑप्शन सी ए न्यूट्रॉन बीइंग इजेक्टेड फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड ऑप्शन डी एन इलेक्ट्रॉन बीइंग इजेक्टेड फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो जब हमने इलेक्ट्रॉन कैप्चर के बारे में पढ़ा था बीटा डीके में तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या होता है, एन इलेक्ट्रॉन कंबाइनिंग विद अ प्रोटॉन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। Next question 6 है, when a beta minus particle is emitted from a nucleus, the neutron proton ratio is decreased या is increased, remains the same and may increase or decrease। तो जो अब हमने बीटा माइनस पार्टिकल के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि उसमें जो एक न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में चेंज हो जाता है और हमसे यहाँ पूछा है कि इस प्रोसेस के दौरान जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो होगा मतलब n/p, n डिवाइडेड बाई p। तो अब इसमें देखिए जैसे p में जैसे इंक्रीज होगा वैसे ही n/p का रेशियो डिक्रीज होगा। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए n की वैल्यू 8 है और p की वैल्यू 2 है तो n/p का रेशियो कितना आ रहा है 4। लेकिन जब p की वैल्यू मान लो इंक्रीज होके 4 हो जाती है और n की वैल्यू 8 ही रहती है तो 8/4 n/p का रेशियो कितना आएगा 2। तो हमने यहाँ देखा कि जैसे ही p का मान बढ़ता है वैसे ही n/p के रेशियो की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है या कम हो जाती है। तो यहीं पे हमसे ये पूछा है कि जब बीटा माइनस पार्टिकल एमिट होता है तो n/p के रेशियो पर क्या फर्क पड़ता है, ये डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, इंटरनल कन्वर्जन इन्वॉल्व्स। ऑप्शन ए द एमिशन ऑफ ए गामा रे, ऑप्शन बी द कन्वर्जन ऑफ ए प्रोटॉन टू ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी के कैप्चर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जब हमने गामा रे डीके के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि इसकी दो फॉर्म्स हैं, एक थी आइसोमेरिक ट्रांजिशन और दूसरी थी इंटरनल कन्वर्जन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, इन अल्फा डीके Z and A are unchanged, Z decreases by 4 and A decreases by 2। ऑप्शन सी है Z decreases by 2 and A decreases by 4 एंड ऑप्शन डी है Z decreases by 1 and A decreases by -1। तो यहाँ पे जो Z है वो होता है एटॉमिक नंबर और A होता है उस एलिमेंट का मास। तो हमने जब अल्फा डीके के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था जो ए था वो डिक्रीज हो रहा था 4 से और जो जेड था वो डिक्रीज हो रहा था 2 से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जेड डिक्रीजेस बाय 2 एंड ए डिक्रीजेस बाय 4। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। आपका लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मुझे मोटिवेट करता है और मैं इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करती रहूंगी। फ्रेंड्स, लर्नर्स लेन पे जो अन्य सीरीज चल रही है इंग्लिश वोकैब की, जनरल साइंस की और अन्य जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आप प्लीज उन वीडियो को भी एक बार जरूर देखें। थैंक यू फ्रेंड्स।